नमस्कार। यूजीसी नेट नवंबर 2020 ये कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन का पेपर है और हम क्वेश्चन नंबर 51 से 60 इस वीडियो में देखेंगे। ऑलरेडी इससे पहले 5 वीडियोज़ हैं जिसमें कि 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन है 5 वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे देखते हैं क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसिडर ए मशीन विद द बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी 2 raised by 16 bytes, block size is of 8 bytes. Assume that direct mapped cache consists of 32 lines used with the machine. How many bits will be there in the tag line word field of format of main memory addresses? तो ये मेन मेमोरी एड्रेस का फॉर्मेट है जिसमें टैग है, लाइन है, वर्ड है, इसी को कैलकुलेट करना है। तो इट इज़ सो सिंपल। लेट्स कैलकुलेट दैट। मेन मेमोरी कितनी है 2 raised to 6। ब्लॉक साइज वर्ड साइज कितना है 8 मीन्स 2 raised to 3 और लाइंस कितनी है हमारे पास 2 raised to 5। तो टैग कैसे निकालते हैं? मेन मेमोरी डिवाइडेड बाई लाइंस इंटू वर्ड 2 raised to 16 डिवाइडेड बाई 2 raised to 5 इंटू तो आ जाएगा 2 raised to 8। तो बिट्स कितनी यूज़ होंगी 16, 3, 8। तो हमारे पास जो है 8 हमारे पास टैग्स के लिए बिट्स यूज़ हो रही हैं, 5 लाइन्स की यूज़ हो रही हैं और 3 किसके लिए यूज़ हो रही हैं? वर्ड के लिए यूज़ हो रही हैं। तो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज़ द फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 52 को देखें तो ये एक बड़ा जनरल क्वेश्चन है। 5 डिवाइड्स n raised to 5 minus n when n is a non-active number। non-active number means हमारे पास non-active number इट स्टार्ट फ्रॉम द 1 to infinity। तो उसी के साथ चलते हैं। मान लेते हैं n कितना है 1, n raised to 5 minus n कितना हुआ 0 और n क्यू माइनस n कितना हुआ 0। क्या दोनों डिवाइड हो रहे हैं? तो ये तो डिवाइड हो रहे हैं, 0 है, इसको क्या डिवाइड करना है? इन्फिनाइट की फॉर्म में जाएंगे। n इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं। n इज इक्वल टू 2 के लिए n रेज़ टू पावर 5 माइनस n कितना आया 30। क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल सही। और दूसरी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो n क्यू माइनस n 2 रेज़ टू 3 माइनस 2 8 माइनस 6 ये 6 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल सही। अब ये दोनों ही स्टेटमेंटें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। एक और ऑप्शन ले लेते हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा 340 और ये वाला एक्सप्रेशन आएगा 24। क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल सही। क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल सही। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 53 क्वेश्चन है, ये अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो इसमें समझिए बात की मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो मल्टी प्रोसेसर का मतलब होता है एक ही प्रोसेसर है बट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो डिफरेंट प्रोसेसिंग डिवाइड करके। ओके, तो उसके लिए क्या है? पहली स्टेटमेंट क्या है? मल्टी प्रोसेसर इज कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ही अप्रोच है, हार्डवेयर की अप्रोच नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम की अप्रोच है। इन द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। ये गलत है, बी गलत है। तो जहाँ जहाँ बी है वो गलत है। सी को देख लेते हैं। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज क्लासिफाइड एज ए मल्टी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। बिल्कुल सही। ए और सी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 व्हाट काइंड ऑफ क्लोजेज आर अवेलेबल इन द कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। CNF की बात हो रही है यहाँ पर। तो कंजक्शन जिसको हम कहते हैं एंड को रिप्रेजेंट करता है, जो प्रोडक्ट ऑफ सम जो हमारे पास एक रहता है उसमें, और डिजक्शन का मतलब और यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स में रहता है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम में। तो हम इससे रिलेटेड क्या कहते हैं जब हम CNF की बात करते हैं? 2 ऑप्शन होती है हमारे पास, CNF और DNF। यहाँ पे है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ये है डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, पर हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो क्या होता है? फार्मूला इज ए कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज ए कंजक्शन ऑफ डिसजंक्शंस ऑफ लिटरल्स। ओके, तो हमारे पास डिसजंक्शन ऑफ लिटरल फर्स्ट क्या है? राइट आंसर है। वैसे DNF की बात करें इफ इट इज ए डिसजंक्शन ऑफ कंजक्शंस ऑफ लिटरल्स। ठीक है, कंजक्शन ऑफ यानी कि डिसजंक्शन ऑफ लिटरल्स CNF के लिए। तो राइट आंसर क्या है हमारा? फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 55 पे आए तो ये हमारे पास लैंग्वेजेस हैं। इन लैंग्वेजेस को देखते हैं कि क्या ये लैंग्वेजेस फाइनाइट हैं या नहीं है, कभी ये ख़त्म होती हैं या नहीं ख़त्म होती हैं। ठीक है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो पहली लैंग्वेज को देखते हैं क्या है। तो कंपैरिजन इज़ नॉट ए फाइनाइट नहीं है, ये चलता ही जाएगा, आगे से आगे चलता ही जाएगा, ये कभी स्टॉप नहीं हो रहा है। डू को देखें तो ये ख़त्म हो रहा है कहाँ पर? यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आके ये ख़त्म हो रहा है।
3 की बात करें तो अगेन ये क्या है, फाइनाइट नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ दूसरी जो लैंग्वेज है वो क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। तो आंसर कौन सा है, फोर्थ आंसर क्या है, करेक्ट, क्योंकि हमारे पास L1 और L3 एक डेफिनेट पैटर्न नहीं फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए बना रहे हैं। मशीन लास्ट तक नहीं पहुंच रही है, वो इनफाइनाइट जा रही है, तो दैट इज़ नॉट ए रेगुलर लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही आसान है, बट इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। रेडिक्स का मतलब होता है बेस। व्हाट इज द रेडिक्स ऑफ नंबर्स इफ द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4 and 7। 2 रूट दिए हैं, तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, -b/a। तो यानी से -b कितना है, 10, माइनस के 10 है, तो माइनस प्लस यानी कि 10/1 यानी कि 10 हो गया। ठीक है, रेडिक्स मान लेते हैं r है। यदि ये 10 है तो पहले को r के साथ मल्टीप्लाई करो, दूसरे को भी r के साथ मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सिंगल r आएगा रेडिक्स की फॉर्म में, सम ऑफ रूट्स r। और दिए कितने रूट्स हैं, 4 और 7, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स इन द रेडिक्स फॉर्म इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स। तो r, ये सम ऑफ रूट्स ये कैलकुलेट हुआ है 11, r इज इक्वल टू 11। ऐसा नहीं कि सीधे 4 + 7 को ऐड करके 11 आ गया। यहाँ पर कोई वैल्यू 10 की जगह 11 होती तो यहाँ पे 2r हो जाना था, तो 2r के अकॉर्डिंग 11.2 हो जाना, ऐसी सिचुएशन रहनी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 इन RSA पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम इफ P is equal to 3, Q is equal to 11, D is equal to this, find the value of E and crypt the number 19। ओके, वैल्यू ऑफ ई फाइंड करनी है और उसके बाद क्रिप्ट नंबर 19 के लिए हमने फाइंड करना है। जनरली इसमें पब्लिक और प्राइवेट की रहती है, और इसमें क्या है हमारे पास, क्या काइफर टेक्स्ट को मूव करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला रहता है वो रहता है m इज इक्वल टू प्राइवेट के लिए m इज इक्वल टू ई मोड n। तो इन वेरिएबल्स को कैलकुलेट करना होता है, तो कैसे कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले n होता क्या है, p और q की मल्टीप्लिकेशन होती है, और उसके बाद ये फाई किसके बराबर होता है, साई, दैट इज द फंक्शन ऑफ n, ये किसके बराबर, p - n इंटू q - n, ये 20 हुआ। और उसके बाद कंडीशन क्या होती है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर e और फाई का 1 होना चाहिए, या डी मोड फाई 1 होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे d की वैल्यू कितनी, 7, तो 7 मोड साई कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम मान लेते हैं कि इसको हम 3 ले लेते हैं। मोड का मतलब ये होता है कि दोनों को डिवाइड करने के बाद वो चीज़ आती है वो 3 आनी चाहिए, ये 1 आनी चाहिए। तो e को 3 मान लेते हैं, इस e की जगह 3 पुट किया तो 7 × 3 मोड 20, तो यार हमारे पास कितना आ गया, 1 नहीं आता है। ये देख लीजिए 7 × 21 और मोड 20 किए तो हमारे पास कितना 1 नहीं बचेगा। तो e को मान लेते हैं 3 है। तो पब्लिक की किसके बराबर होती है हमारी, n कितना कैलकुलेट किया था हमने, 33, ये हो गया। प्राइवेट की कितनी कैलकुलेट होगी, 33, 7, ये आ गई। अब एक्चुअली हमने जो काइफर टेक्स्ट है उसको कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू c की वैल्यू कितनी है। तो उसका फार्मूला क्या है, m⁻e मोड n, ये m⁻m मोड n, तो ये m की वैल्यू कितनी, 19, क्योंकि डाटा हमारे पास 19 है, तो 3 इसको कैलकुलेट किया 28, तो आंसर हमारे पास काइफर टेक्स्ट 28 और e की वैल्यू 3, तो राइट आंसर इज 328। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 100 दैट आर आइदर ओड और स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अगेन एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, सिंपल। यहाँ से यदि हम बात करें कि ओड नंबर्स तो 50 होते हैं 100 तक। दूसरी बात, यदि हम कहें कि स्क्वायर हैं वो, तो वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7, 9, इतने ही, ये 5 ही हैं। तो टोटल कितने हो गए, 55। हाँ, ये 3D के बारे में है, तो इसमें 3D कंप्यूटर विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहली, अंडर द पर्सपेक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होती है कि कोई चीज़ बड़ी दूर है उसको हम नज़दीक दूर से देख रहे हैं, बट इन एक्चुअल जब नज़दीक जाएं तो वो डिफरेंट होती है। इसको कहते हैं हम नेचुरल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। कैसे उसको करना है, तो इसमें क्या क्या, अंडर द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ईच सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इन द ऑब्जेक्ट डोंट स्टे पैरेलल इन द इमेज। बिल्कुल सही, ये पैरेलल नहीं होती, ये ऐसी लाइंस इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही हैं। अप्लाइंग ए पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन इन द ग्राफिक्स वर्टेक्स डिवाइडिंग जेड कोऑर्डिनेट, बिल्कुल सही है। पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर नहीं है, ओके, इट इज ए नॉन लीनियर। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, ए और बी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर पर्सन हु इज रेडिकल इज इलेक्टेबल इफ ही शी इज
कंजर्वेटिव बट अदरवाइज इज़ नॉट इलेक्टेबल। तो इट इज़ सो सिंपल। हमें इन सिंबल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास ये किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो सिंबल यूज़ हो रहे हैं, और यूज़ हो रहा है, एंड यूज़ हो रहा है, और उसके बाद नॉट यूज़ हो रहा है। फिर इस सिंबल को आप समझिए लॉजिकली इम्प्लाइज क्या होता है, लॉजिकली इक्वलेंट क्या होता है। लॉजिकली इम्प्लाइज का मतलब ये होता है कि लेट बी सपोज देयर इज़ ए थंडर कास्ट इन द स्काई, देयर इज़ ए ओवरकास्ट इन द स्काई। यदि ओवरकास्ट इन द स्काई है, इसका मतलब क्या है कि स्काई में सन नहीं है, ठीक है। यदि ओवरकास्ट नहीं होगा तो जो हमारे पास सन है वो स्काई में नज़र आ जाएगा। इसमें क्या ओवरकास्ट है तो सन नहीं है, तो यानी कहने का मतलब क्या है, एक यदि ट्रू होती है इफ़ देन दैट। यदि ओवरकास्ट नहीं है तभी सनी डे होगा, या कह सकते हैं सन इन द स्काई होगा, ऐसे। और यदि हम लॉजिकली इक्विवेलेंट की बात करें तो वो क्या है कि पी क्यू के इम्प्लाइज लॉजिकली इम्प्लाई करता, क्यू पी के लॉजिकली इम्प्लाई करता, ओनली देन पी जो है वो क्यू के लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो वो बात है। जैसे फॉर एग्जांपल हम माने कि 25 दिसंबर जो है वो क्रिसमस होती है, जो दूसरी स्टेटमेंट बोले कि क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर होती है, तो दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। 25 दिसंबर को क्रिसमस है तो 25 दिसंबर को होगी, चेंज नहीं है, तो उसको हम लॉजिकली इक्विवेलेंट कहेंगे। अब बात करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें ठीक नहीं है। तो उस केस में देखिए कि यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है आर और एंड है, और दिस इम्प्लाइज टू सी। तो इस केस में क्या है, इट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, बट यहाँ पर क्या बोला गया है कि रेडिकल्स इज इलेक्टेबल, ठीक है, इफ कंजर्वेटिव। तो हमारे पास क्या है कि इलेक्टेबल है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हमारे पास जो राइट स्टेटमेंट है वो बी और डी है, बी और डी। यदि हम इसको देखें तो ये क्या है, इलेक्टेबल है, कंजर्वेटिव है, और यदि ऐसा है तो वही वो चीज़ किसके इक्विवेलेंट है, आर के इक्विवेलेंट है। यहाँ पे उसी चीज़ की नेगेशन दी हुई है, बी और डी इज़ द right answer. So these are the 8 questions. Thank you for watching this video.